हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रासायनिक समीकरण कैसे लिखें कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखा जाए या कैसे उसका समीकरण बनाया जाए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें ओनली 3 स्टेप्स होंगे, 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट के अंदर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कोई सी भी सेंटेंस को पढ़ के हम लोग वाक्य को पढ़ के और कैसे हम लोग उसका समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण में लिखना सबसे सरल विधि होती है। यानी कि कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसे तो जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सब प्रैक्टिकली समझ में आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग बहुत सारी रिएक्शनों का नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इनको शब्द समीकरण बनाकर लिखा जाता है। तो जैसे वाक्य हमारे पास दिया गया है कि मैग्नीशियम की रिबन को जलाने पर सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है और सफेद रंग का चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो देखो, ये चीज 2 तरीके की हो गई। पहला हो गया कि मान लीजिए कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम नहीं दिया है और ओनली यहाँ लिख दिया है कि सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। और दूसरा ये है कि कह सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में शेयर कर रखा है। आप जानते हैं कि कोई सी भी अभिकारक मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं जिसको उत्पाद कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, ये पूरी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम की रिबन एक अभिकारक का काम करेगी, जिसको जलाने पर देखिए कोई सी भी चीज जब जलती है तो इसमें ऑक्सीजन की जरूर पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को जलाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब जब अगर हम इसका शब्द समीकरण बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएंगे, क्योंकि हम जला रहे हैं मैग्नीशियम की रिबन को। अब रिबन है या कोई सभी ठोस पदार्थ है या क्या है, तो आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि तत्व कौन सा है। तो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम यहाँ पे अभिकारक है जिसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर सफेद रंग का चूर्ण यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए, पहला तो था कि आपने वाक्य लिखा, दूसरा शब्द समीकरण अब बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो अभिकारक हम लोग लिखेंगे पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों अभिक्रिया करेंगे, दोनों अभिकारक हैं और सफेद चूर्ण प्राप्त हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ही कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी, आप ध्यान से समझिएगा इसे। अब इसकी 2 कंडीशन होती हैं शब्द समीकरण लिखने की। पहली कंडीशन ये है कि याद रखें कि बाई ओर हमेशा अभिकारक लिखा जाएगा, मतलब ये वाली जो साइड है वो हमेशा अभिकारक की होगी। आप अभिकारक लिखेंगे इसमें, ये दोनों अभिकारक हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा दाईं तरफ उत्पाद लिखा जाएगा। जो भी नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, तो उत्पाद हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। और अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की तरफ हो रही है, इसीलिए आपको यहाँ पे तीर का निशान लगाना जरूरी है। तो इस तरह से आपने शब्द समीकरण तैयार किया इन 2 पॉइंटों को ध्यान में रख के, ठीक है। तो वाक्य पहले लिख लिया हम लोगों ने, अब हमने इसका शब्द समीकरण बना लिया है। ध्यान रखना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे इसके अंदर बन के आएगा। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी प्रकृति में ऐसे कोई से भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको न तो हम तो या तो उसको बना सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते नहीं। ऐसे कोई प्रकृति में ऐसा कोई सा भी चीज नहीं है जिसको बनाया जा सकता हो या फिर उसको पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता हो। कोई सभी पदार्थ होता है, बस वो ना तो उसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हाँ, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जैसे दूध से दही का जमना। तो यहाँ पे दूध खत्म नहीं हुआ है, बस उसने अपने आप को दही में रूपांतरित कर दिया है। तो ऐसे ही मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा तो उसी का उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, तो तीसरा पॉइंट अपना है सूत्र लिखना। सूत्र कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का साइन क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो में 30 तक के एलिमेंट 30 तक के एलिमेंट का लिख के बताया है आपको तत्वों के नाम।
आपको याद करने कंपलसरी हैं। उनके चार्ज जो है, आवेश जो है, वो आपको याद करना जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण लिखना सीख सकते हैं। मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है। ऑक्सीजन, अब देखिए कोई सी भी गैस हो, चूंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिया जा रहा है वो एक गैस है, तो कोई सी भी गैस हो तो गैस का होता है, अगर हाइड्रोजन गैस है तो आप H2 लिखेंगे, क्योंकि वो डबल मॉलिक्यूल्स के साथ में, डबल एटम के साथ होते हैं। एटम मतलब परमाणु, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन अगर गैस है, ऑक्सीजन अगर गैस है तो उसमें भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे। क्लोरीन अगर गैस है तो क्लोरीन के भी 2 परमाणु होंगे। मतलब कोई सी भी चीज अगर कोई गैस रूप में है तो ये अपने 2 परमाणु के साथ आती हैं अणु के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस थी तो आपने O2 लिख दिया। अब उत्पाद क्या बने, तो मैंने आपको अब जैसे बताया कि न तो ये नष्ट होगा और न ही इसको बनाया जा सकता है। हाँ, वो अपने आप को दूसरे रूप में बदल देगा। तो बदलेंगे कैसे, यहाँ पे आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का लिखा है तो ये तो कंफर्म हो गया कि उत्पाद इन्हीं का बनना है, दूसरा तो उत्पाद बन के आएगा नहीं। तो बस मैग्नीशियम यहाँ पे लिखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखिए, इनका सूत्र बनाना शुरू कीजिए। मैंने सूत्र वाला वीडियो भी शेयर कर रखा है, आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाके विजिट करके देख सकते हैं कि कैसे मैंने सूत्र लिखना सिखाया है। मैग्नीशियम का चार्ज +2, ऑक्सीजन का चार्ज -2। अगर ये दोनों एक जैसे होते हैं तो आपस में क्रॉस हो जाते हैं और Mg एज इट इज उतर जाता है और ऑक्सीजन ऐसे के ऐसे उतर जाता है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका सूत्र बन जाता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे उत्पाद बन गया। ये अभिकारक थे, इनके नाम लिखने जरूरी हैं। एग्जाम में, बोर्ड में इसके रिमार्क्स मिलते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण की विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहती है। मतलब आपने जो ये पूरी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है इसी को आप संतुलित कर देंगे। संतुलित मतलब कि जितने अणु या जितने परमाणु अभिकारक में हैं उतने ही अणु या उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करना, दोनों को संतुलित करना ही हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, ध्यान से पढ़ो, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभिकारक यहाँ पे कौन है और किसके साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे जिंक भी अभिकारक है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी अभिकारक है। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो सीधा सिंपल पता चल रहा है हमको कि जिंक सल्फेट यहाँ पे उत्पाद है और उप उत्पाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यानी कि उत्पाद के साथ में जो दूसरा उत्पाद बनता है वो उप उत्पाद कहलाता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उप उत्पाद है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। पहला पॉइंट आपका आता है शब्द समीकरण लिखना। पहले हम इसका शब्द समीकरण लिखेंगे। तो हमें पहले अभिकारक ढूंढना है कि अभिकारक कौन कौन से हैं। तो जिंक यहाँ पे अभिकारक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे अभिकारक है। मैंने यहाँ पे प्लस करके लिख दिया है, हमेशा बाई तरफ ही अभिकारक लिखा जाएगा। मैंने तीर का निशान लगाया है जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की तरफ जा रही है। उत्पाद मैंने यहाँ पे पढ़ा जब सेंटेंस को कि यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उप उत्पाद के रूप में और उत्पाद के रूप में है, तो मैंने उसको दाईं तरफ लिख दिया है। अब मेरा दूसरा पॉइंट था सूत्र लिखना। तो सूत्र जिंक का साइन होता है Zn, सिंबल Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। मैंने बहुत से इम्पोर्टेंट सूत्र भी मैंने एक वीडियो शेयर की है, शॉर्ट वीडियो है, आप उस पर विजिट कीजिए, उसको देखिए। बहुत से छोटे छोटे से फॉर्मूले जो बहुत जरूरी हैं, बहुत सारे एसिडों के फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करना जरूरी है। तो उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई सी भी गैस हो आप लिख देना उसकी टू अणु के साथ में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन आप H2 लिख देंगे। जिंक सल्फेट, अब जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना सिखाया मैंने आपको। Zn जिंक के लिए, सल्फेट के लिए SO4, इसका चार्ज +2, इसका चार्ज -2, सेम चार्ज कट जाते हैं, एक जैसे जो होते हैं वो कट जाएंगे और जो बचेगा उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ कि जब हमने शब्द समीकरण लिख दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह बना दिया।
लेकिन दूसरी टेक्निक भी ऐसी होती है कि मान लीजिए आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जिंक सल्फेट ही बनना है। तो देखिए, कोई सा भी फॉर्मूला दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। आगे वाला हमेशा पॉजिटिव और पीछे वाला हमेशा नेगेटिव होता है। जो भी तत्व मिले हुए होते हैं या जो भी इसमें अणु मिले हुए होते हैं, तो पीछे वाला एक पॉजिटिव चार्ज का होता है और एक नेगेटिव चार्ज का होता है। जिंक यहाँ पे अकेला था तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव चार्ज का ही होगा। तो जब अभिक्रिया होगी तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को आकर्षित करेगा, तो जिंक SO4 के साथ चला जाएगा। और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो जिंक के साथ कोई नेगेटिव था नहीं, तो इसीलिए ये गैस बन के बाहर निकल जाएगा और जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना देगा। आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा कि जिंक सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक है और ये हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से ये दूसरा हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया। इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए आप, जैसे कि बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। ध्यान रखना, बेरियम क्लोराइड भी अभिकारक और ये एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि ये भी अभिकारक। जो तो एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्पाद हो गया। तो पहला पॉइंट आपका, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, शब्द समीकरण बनाना है तो अभिकारक को बाई ओर लिखना है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर का निशान लगाना है और उत्पाद की जगह एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख देना है। दूसरा टेक्निक आपका रहता है सूत्र लिखना, तो सूत्र आप बेरियम क्लोराइड का लिख देंगे। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से बॉक्स बनाए हैं। बेरियम का चार्ज +2, क्लोराइड का चार्ज -1। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग चार्ज हैं, तो इसीलिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, वज्र गुणा होगा। तो बेरियम 1 से गुणा होगा तो BaCl2 से गुणा हो जाएगा तो Cl2। इस तरह से BaCl2 बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखना है तो एल्यूमिनियम और सल्फेट, एल्यूमिनियम का चार्ज +3, इसका -2, अलग अलग चार्जेस हैं इसीलिए एक दूसरे से वज्र गुणा होंगे। एल्यूमिनियम 2 से गुणा हो जाएगा तो Al2, सल्फेट 3 से गुणा हो जाएगा तो SO4 का होल थ्राइस। यहाँ ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये 43 हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट लगाने का ये भी रूल होता है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु इसमें उपस्थित हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको होल थ्राइस लगाना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट इस चीज को इंडिकेट करता है या इस चीज को दिखाता है कि 3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने SO4 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट में बताया था प्रीवियस वाले में कि आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, फिर यहाँ पे आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, एक प्लस वाला एक माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, एक माइनस वाला एक प्लस की तरफ जाएगा, तो इस तरह से AlCl और BaSO4 बनेगा। अब फॉर्मूला सही लिखना पड़ता है। अब आप इसको देख के पता लगाएंगे कि अरे एल्यूमिनियम तो Cl के पास जाएगा तो Al2 और Cl2 नहीं ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का एग्जिट फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? Al और Cl, Al का चार्ज +3 और Cl का -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। Cl3 से मल्टीप्लाई होके Cl3 हो जाएगा और एल्यूमिनियम 1 से मल्टीप्लाई होके Al रह जाएगा। इस तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होगा। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया होता Al2 और Cl2 तो फिर ये गलत हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमें सही लिखना है। ऐसे ही BaSO4 के साथ जाएगा तो BaSO4 फॉर्मूला इसका लिखना जरूरी है। इसका +2 इसका -2 एक जैसे हैं इसीलिए कट जाएंगे BaSO4। यहाँ पे बेरियम सल्फेट उपोत्पाद के रूप में आ जाएगा। इनके नाम आप नीचे लिख देंगे कि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और इसके साथ ही दूसरा उपोत्पाद क्या बनेगा, मान लीजिए कि उसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है सूत्र लिखना, क्योंकि शब्द समीकरण तो इसने खुद ही दे दिया है। तो पहले हम लोग सूत्र समीकरण लिखेंगे। सूत्र लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस होता है
वो यहाँ पे मैंने दिया है। कैल्शियम का +2, OH का -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है और इससे बनने वाला कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। इसका चार्ज +2, इसका चार्ज -2, एक जैसे होते हैं तो कट जाते हैं, जो बचा वो एज इट इज उतार देंगे, तो CaCO3। नेक्स्ट क्या बनेगा, तो अब उसको देखना है हमें। तो पहले आप इसको तोड़ सकते हैं कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस है, यानी कि यहाँ पे OH दो है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि OH को 2 बार लिख दिया, OH और OH, ठीक है। अब इसका एक H और इसका OH, ये दोनों अभिक्रिया करके H2O पानी बना देंगे और इसका ऑक्सीजन इसके साथ मिलके CO3 बना देगा और CO3 कैल्शियम के साथ जुड़ के CaCO3 बना देगा। तो इस तरह से अभिक्रिया भी संतुलित हो जाएगी, मतलब जो जितने परमाणु हैं वो सब अभिकारक में भी उतने, उत्पाद में भी उतने हो जाएंगे और उपोत्पाद भी बन जाएगा और उत्पाद भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे संयोजन अभिक्रिया भी थी। संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने CaO कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ में अभिक्रिया करवाई थी, तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था और कुछ ऊर्जा बाहर निकली थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना था, तो पानी को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि पानी 2 भागों में टूटता है, H+ में और OH- में। तो ये H इसके साथ जाके ये भी OH बन जाएगा और ये भी OH बन जाएगा, तो 2 OH हो जाएंगे, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब आप कहेंगे कि CaOH का होल ट्वाइस कैसे बना, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख के आप पहचान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी सूत्र लिखा हुआ है, तो आप जान जाएंगे कि कैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस हुआ। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यहाँ पे मैथेन है, CH4 को मैथेन कहा जाता है और ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि दहन है तो दहन मतलब कि किसी भी चीज को जलाना दहन कहलाता है और जलेगी कब, जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होगी। तो मैथेन को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाया तो ये CO2 बना, क्योंकि किसी भी कार्बन की चीज को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगा। और पानी कैसे मिला, तो इसी के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन के मोल थे वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पानी बना लेंगे। वियोजन अभिक्रिया में FeSO4 को टेम्परेचर देके, ताप देके जब तोड़ा जाता है, तो देखिए SO4 हो या CO3 हो, उनको तोड़ने की टेक्निक, जैसे कि CO3 है तो इसको तोड़ने की टेक्निक क्या होगी कि CO2 और O में टूटेगा। तो ऐसे ही सल्फेट जो है वो भी केस में टूटेगा, SO3 में और O में। यही लो है, यही नियम है। अब जैसे कि SO3 है तो SO3 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, SO2 में और O में, यानी कि एक से कम में टूटेगा और एक को अकेला छोड़ेगा। SO4 था तो 4 था तो 3 अलग और 1 अलग। CO3 है तो 2 अलग और 1 अलग। ऐसे ही SO3 अगर होगा तो 2 अलग एक अलग। तो इस तरह से ये टूटा तो Fe ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe2O3 बना लेगा। कैसे बना लेगा, मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, अलग से आप देख लीजिएगा। फिर बचा यहाँ पे SO3, तो SO3 यहाँ पे एज इट इज बन गया। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि SO2 और एक एक्स्ट्रा है जो उपोत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। तो मैं बैलेंस वाली भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो बैलेंसिंग वाली भी चीज आपको समझ में आ जाएगी कैसे बैलेंस होता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को तापमान दे के तोड़ रहे हैं, तो मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया कि CO3 को तोड़ेंगे कैसे, CO2 में और O में। O Ca के साथ चला जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज बाहर निकल जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे को विस्थापित कर देता है, तो यहाँ पे FeSO4, क्योंकि Fe यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, FeSO4 बना लेगा और कॉपर अकेला है तो कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।